अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी हजरात खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज के इस बेहतरीन वीडियो में मैं आप लोगों को मैट्रिक में आने वाले उर्दू के बेहतरीन से बेहतरीन VVI क्वेश्चन हल कराने जा रहा हूं, जिसकी मदद से अगर आप पूरे इस वीडियो को देख लेते हैं तो ज़रूर आपको इन्हीं सवालों के अंदर से आपको ज़्यादा चांस है, ज़्यादा उम्मीद है कि इन्हीं सवालों के अंदर से आपके मैट्रिक के इम्तहान में सवालात देखने को मिलेंगे। तो इससे पहले हमने 4-5 वीडियो बना चुका हूँ। अगर उसको आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्द से जल्द उसको हमारे प्ले लिस्ट में रखा हुआ है, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बराए मेहरबानी जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, आप लोग का मैट्रिक में होने वाले इम्तहानात, जो उर्दू के इम्तहान हैं, जो आपके मैट्रिक के क्लास में दरख्सा हिस्सा 2 चलाया जाता है, दरख्सा हिस्सा 2 पढ़ाया जाता है, उसके अंदर से हम आज के इस वीडियो में 4-5 चैप्टरों के सवालात को हल भी करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये आपका चैप्टर नंबर 5 देखिएगा, दरख्सा हिस्सा 2 में। तो उसमें निगार अजीम का एक अफसाना लिखा हुआ है जिसका नाम है आशियाना। अफसाना का मतलब होता है कहानी। अफसाना का मतलब कहानी। तो ये आशियाना एक कहानी है जिसको निगार अजीम ने लिखा है। उसी आशियाना के चैप्टर से हम लोग सवालात जो 1 नंबर वाले हैं, जो 1 नंबर के आपके सवालात में आएंगे, उसको हम लोग देखेंगे। तो ये मारूजी सवालात मा जवाबात। नंबर 1, आशियाना किसकी तख्लीक है? यानी पूछ रहा है कि ये आशियाना जो ये कहानी है, अफसाना है, ये किसकी तख्लीक है, यानी किसकी लिखी हुई है? ये आशियाना अफसाना को किसने लिखा? A. कमर जहां, B. निगार अजीम, C. सैयद मोहम्मद मोहसिन, D. शकील अख्तर। तो दोस्तों, आशियाना किसकी तख्लीक है? तो ये आशियाना जो अफसाना है, ये क्या है? इसका सही जवाब होगा B, यानी निगार अजीम। अब अगला वाला सवाल देखते हैं हम लोग। सिराज और इरफाना किस अफसाना के किरदार हैं? अफसाना का मतलब होता है कहानी। अब जो ये सिराज है और इरफाना है, ये सिराज और इरफाना के बारे में किस कहानी के अंदर लिखा गया है, उस कहानी का नाम बताना है। ठीक, जैसे A. आशियाना, B. फरार, C. भाभीजान, D. कटी हुई शाह। तो सिराज और इरफाना किस अफसाना के किरदार है? इसका सही जवाब होगा A. आसियाना। A. आसियाना। अब अगला वाला हम लोग सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3, निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? निसाब का मतलब होता है आपके किताब में, जो मैट्रिक में जो किताब पढ़ाई जाती है सरकारी स्कूल में SCRT की, उस किताब के अंदर पूछ रहा है कि निगार अजीम का कौन सा अफसाना उस किताब के अंदर लिखा हुआ है। तो आपके क्लास में दरख्सा हिस्सा 2 चलाया जाता है, दरख्सा हिस्सा 2 पढ़ाया जाता है, उसके अंदर निगार अजीम का कौन सा अफसाना है? A. फरार, B. भाभीजान, C. कटी हुई शाख, D. आशियाना। तो निगार अजीम का आपके निसाब में क्या है? D, यानी आशियाना अफसाना निगार अजीम का लिखा हुआ है। 4 नंबर सवाल अब हम लोग देखते हैं। नंबर 4, निगार अजीम ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी? निगार अजीम ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी? अब तनकीद का मतलब होता है कि किसी राइटर के बारे में, किसी मुसन्निफ के बारे में अपनी किताब में लिखना। तो आंसर दिया है A. बहादुर शाह जफर, B. औरंगजेब, C. शाहजहां, D. शाह आलम। तो बादशाह की शायरी पर, अब ये ऐसे बादशाह को ढूंढना है जो बादशाह शायर भी हो। तो देखिए, ये B में औरंगजेब, ये भी शायर नहीं थे। C में शाहजहां, ये भी शायर नहीं थी। D में
शाह आलम, ये भी शायर नहीं थे। तो बचा ए यानी बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर एक ऐसे बादशाह हैं जो शायरी भी करते थे, शायर भी थे। इसी बहादुर शाह जफर बादशाह के ऊपर निगार अजीम ने एक तनकीदी किताब लिखी है, यानी बहादुर शाह जफर के बारे में निगार अजीम ने एक किताब लिखी है। अब अगला वाला हम लोग सवाल देखते हैं। नंबर 5, सिराज की मुलाजमत किस शहर में हुई, किस शहर में मिली? यानी आशियाना में जो सिराज और इरफाना का किरदार जो बयान किया गया है, सिराज और इरफाना के बारे में जो बयान किया गया है आशियाना अफसाना में, अब इसके बारे में पूछ रहा है कि सिराज के बारे में, कि सिराज की जो नौकरी लगी थी वो किस शहर में लगी थी? ए कोलकाता, बी पटना, सी हैदराबाद, डी बंगलौर। तो इसका सही जवाब होगा डी यानी बंगलौर। अब अगला वाला सवाल हम लोग देखते हैं। ये जो ऊपर वाले जो 5 सवाल हम लोग देखे हैं ये 1 नंबर वाला है। अब 2 नंबर वाला सवाल देखेंगे, साथ में 2 नंबर वाला 1-2 क्वेश्चन आपको हल कराता जाऊंगा ताकि आपको 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाए। नंबर 1, निगार अजीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ? देखिए निगार अजीम का मजमुआ यानी निगार अजीम की 2 किताबें थी, एक गहन और दूसरा अक्स। अक्स, ये निगार अजीम ने अक्स को क्या है 1990 में शाये किया था, यानी 1990 में अक्स छपा था और गहन 1999 में छपा था। तो निगार अजीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ, यानी गहन कब छपा? तो जवाब है ये 2 नंबर वाला है। तो जवाब है निगार अजीम का मजमुए गहन 1999 में शाये हुआ। तो ये 2 नंबर वाला सवाल अगर आपके सामने आ जाए तो उसको कैसे हल करेंगे? तो उसको हल ये करेंगे कि देखना है कि कौन सा शब्द, कौन सा लफ्ज, कौन सा वर्ड जो है सवालिया है, सवाल वाला वर्ड है, कौन सा शब्द सवाल वाला है, उसकी जगह पे आप सिर्फ और सिर्फ आंसर डाल देना है। जैसे निगार अजीम का मजमुए गहन कब शाये हुआ, तो इसमें सवाल किस लफ्ज के जरिए किया जा रहा है, किस शब्द के जरिए? कब के जरिए। तो कब को हटाइए और कब की जगह पे 1999 है इसको लिख दीजिए। तो अब हो जाएगा निगार अजीम का मजमुआ गहन 1999 में शाये हुआ। समझ आ गई बात? तो 2 नंबर वाला जितना भी क्वेश्चन होगा उसके अंदर जो भी लफ्ज सवाल वाला होगा उस लफ्ज की को हटा करके उस लफ्ज के जगह पे आपको सिर्फ और सिर्फ जो आंसर होगा 1 नंबर जैसा उस आंसर को रख देना है, आपका 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक, अब दूसरा चैप्टर देखते हैं, आलमी हिद्दत, यानी दुनिया के अंदर जो गर्मी है, जो गर्मी पैदा हो रही है उसकी वजह क्या है, कितने परसेंट गर्मी है और किस एतबार से गर्मी हो रही है उसको हम लोग जानेंगे। तो इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब इसके सवाल आपको देखते हैं। एक, धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से कौन सी गैस निकलती है? यानी धान की जो खेत है और जो गाय भैंस के गोबर जो होता है, जो उसका पखाना होता है, उससे कौन सा गैस निकलता है? ए मीथेन गैस, बी आबखरा, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब होगा ए मीथेन गैस। ठीक, तो धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से मीथेन गैस निकलती है। अगला सवाल देखते हैं। 2 नंबर है, बालोज्ञान कांग्रेस हिंदुस्तान के किस शहर में मुनाकिद हुआ? बालोज्ञान कांग्रेस यानी जो आलमी हिद्दत यानी ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर जो है एक जलसा किया गया था, वहीं पूछ रहा है कि वो जलसा हिंदुस्तान के किस शहर में किया गया था? ए पूना, बी शिमला, सी दीमापुर, डी विशाखापट्टनम। तो 2 नंबर सवाल का सही आंसर होगा, सही जवाब होगा सी दीमापुर। अब अगला वाला सवाल देखते हैं। 3 नंबर में है, कार्बन डाइऑक्साइड में कितना इजाफा हुआ है? यानी ग्लोबल वार्मिंग जो है, आलमी हिद्दत जो हो रही है उसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कितना परसेंट, कितना फीसद का बढ़ोतरी हुआ है? ए 21%, बी 31%, सी 14%, डी 11%। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कितना? बी यानी 31% का, 31% का इजाफा हुआ है। अब 4 नंबर सवाल देखते हैं। नंबर 4, जमीन का दर्जे हरारत जानदारों के लिए कैसा है? यानी जमीन के अंदर जो गर्मी है वो गर्मी जानदारों के लिए कैसा है? ठीक है या खराब है या अच्छा है, क्या है? तो वैसे उसी के बारे में पूछ रहा है कि जमीन की जो गर्मी है वो गर्मी
की वजह से जानदारों पर कैसा असर पड़ता है। तो जानदारों के लिए कैसा है, ए बहुत सर्द यानी बहुत ठंडा, बी बहुत गर्म, सी गैर मुतदिल यानी क्या है अच्छा नहीं है, डी बहुत मौजू और मोतदिल यानी बहुत अच्छा है और मोतदिल भी है यानी बेहतर भी है। तो अब इस सवाल नंबर 4 का सही जवाब होगा डी यानी बहुत मौजू और मोतदिल यानी ज़मीन का दर्जे हरारत जो है जानदारों के लिए बहुत मौजू और मोतदिल है। अगला सवाल देखते हैं 5 नंबर। 5 अमेरिका के किस साबिक नायब सदर ने ग्लोबल वार्मिंग पर किताब लिखी, यानी अमेरिका के किस नायब सदर ने ग्लोबल वार्मिंग यानी आलमी हिद्दत के ऊपर किताब लिखी। ए जॉर्ज बुश, बी डोनाल्ड ट्रंप, सी बाराक ओबामा, डी अल गोर। तो इसका सही जवाब होगा डी यानी अल गोर। अगला सवाल देखते हैं। पर एक उर्दू नस्र में सादा नस्र नवेसी को किसने रवाज दिया, यानी उर्दू नस्र, एक होता है नस्र और एक होता है नज्म। नज्म कहते हैं कि शायर उसको शायरी के शक्ल में अपनी बात को जाहिर करता है, और नस्र कहा जाता है कि आम तौर से आम बोल चाल में जो हम लोग आपस में आम बातचीत करते हैं उस एतबार से तहरीरी शक्ल में किसी अपने ख्यालात को, अपने जज्बात को किसी से इजहार करने को नस्र बोला जाता है। तो वहीं पूछा जा रहा है कि उर्दू नस्र में बिल्कुल सादा यानी बिल्कुल आम भाषा, आम लोगों के भाषा में किसने क्या नस्र नवेसी को रवाज दिया। ए सर सैयद, बी शिबली, सी हाली, डी नज़ीर अहमद। तो नंबर 1 का सही जवाब होगा ए यानी सर सैयद अहमद खान ने उर्दू नस्र में सादा नस्र नवेसी को रवाज दिया। अगला सवाल देखते हैं। नंबर 2 हयात जावेद के मुसन्निफ कौन है। ए शिबली, बी हाली, सी नज़ीर अहमद, डी विशाखापट्टनम। यानी हयात जावेद जो है एक किताब का नाम है। इस किताब के मुसन्निफ यानी राइटर, इस किताब को लिखने वाले कौन है, इस किताब को लिखने वाले कौन है। तो वही पूछ रहा है कि हयात जावेद को लिखने वाले कौन है। तो इसका सही जवाब होगा बी यानी अल्ताफ हुसैन हाली ने हयात जावेद को लिखा है। अब सवाल नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 सर सैयद कहाँ मदफून है। सर सैयद कहाँ मदफून है, यानी सर सैयद अहमद खान को किस जगह दफन किया गया है। ए दिल्ली, बी अलीगढ़, सी लखनऊ, डी हैदराबाद। तो दोस्तों सर सैयद अहमद खान को क्या है अलीगढ़ में मदफून किया गया है, दफन किया गया है। तो 3 नंबर सवाल का सही जवाब होगा बी यानी अलीगढ़। अब 4 नंबर सवाल देखते हैं। 4 सर सैयद का इंतकाल कब हुआ, यानी सर सैयद की वफात किस सन में हुई। ए 1898, बी 1896, सी 1894, डी 1892। तो सर सैयद अहमद का इंतकाल क्या है 1898 में हुआ। तो 4 नंबर सवाल का सही जवाब होगा ए 1898। अब सवाल नंबर 5 देखते हैं। 5 रेया का ताल्लुक किस नस्री सिन्फ से है, यानी रेया एक क्या है, रेया जो आपके किताब में एक मजमून है उसको लिखा गया है, और उसको ये लिखा जो गया है तो ये किस किताब यानी किस किस्म का है। नज़्म है, हमद है, नात है, मजमून है, इंशा है, क्या है, उसी के बारे में पूछ रहा है कि ये किस किस्म, कौन सी किस्म में रेया को शामिल किया गया है। ए ड्रामा, बी मजमून, सी अफसाना, डी नाविल। यानी रेया क्या है, ड्रामा है या मजमून है या अफसाना है या नाविल है। तो इसका सही जवाब होगा बी यानी मजमून। रेया क्या है, मजमून है। अब अगला वाला 2 नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। नंबर 1 रेयाकारी का मतलब सर सैयद ने क्या बताया है, यानी रेया करने वाले, रेया का मतलब होता है दिखावा, यानी जो लोग क्या है दिखावे के लिए कोई नेक काम करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं दिखावे के लिए कि लोग हमें अच्छा कहेंगे, लोग हमें नेक कहेंगे, तो वो रियाकारी का मतलब को सर सैयद ने क्या बताया है, क्या कहा है। तो जवाब रियाकारी का मतलब सर सैयद ने यह बताया है कि जाहिर और बातिन में शख्सियत के अंदर तजाद पाया जाए। मतलब सर सैयद अहमद खान ने बताया कि रिया कहते हैं कि जाहिर और बातिन दोनों के अंदर फ़र्क हो, यानी जाहिर में इंसान का कुछ और है और बातिन में कुछ और है, बातिन में कुछ और है, दोनों के अंदर तजाद है, तो उसको कहेंगे
क्या कहेंगे? रिया कहेंगे, दिखावा कहेंगे। ठीक। नंबर 2, सर सैयद की वफात कब और कहाँ हुई? जवाब है सर सैयद की वफात अलीगढ़ में 1896 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यह 1896 गलत है। अभी ऊपर हम लोगों ने 1 नंबर वाले सवाल में क्या पढ़ा था? सर सैयद का इंतकाल कब हुआ? तो उसमें क्या पढ़ा था? 1898 में पढ़ा था। तो यहाँ पे 1896 जो दिया है ये गलत दिया है, 1898 होगा। तो क्या होगा? 1898 होगा। ठीक। तो जवाब सर सैयद की वफात अलीगढ़ में 1898 में हुई। ठीक। अब अगला वाला सवाल हम लोग देखते हैं। अरे, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? यानी डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो हैं, इनकी शुरुआती तालीम जो जिसको हम लोग अलिफ बे पे पढ़ते हैं, वो तालीम डॉक्टर अब्दुल मुगनी की किस जगह हुई? नंबर ए पटना, बी घर पर, सी बनारस, डी जहानाबाद। तो इसका सही जवाब होगा बी यानी घर पर। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी की इब्तदाई तालीम घर पर हुई। 2 नंबर सवाल देखते हैं। नंबर 2, निसाब में शामिल अदब की पहचान क्या है? यानी आपके दरख्सा हिस्सा 2 में जो अदब की पहचान एक उन्वान है दिया गया है, ये क्या है? अफसाना है, ड्रामा है, नाविल है, मजमून है, क्या है? उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ए अफसाना, बी नज़म, सी मजमून, डी इंशाइया। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सी यानी मजमून। अदब की पहचान जो है एक मजमून है, एक क्या है? मजमून है जो डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने लिखा है। अगला सवाल देखते हैं। निसाब में शामिल अदब की पहचान क्या है? निसाब में शामिल अदब की पहचान क्या है? ए अफसाना, बी नज़म, सी मजमून, डी इंशाइया। यानी लग रहा है ये डबल क्वेश्चन आ गया है। तो इसका सही जवाब होगा सी यानी मजमून। अगला सवाल देखते हैं। नंबर 3, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई? ए 1930, बी 1932, सी 1934, डी 1936। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश जो है वो कब हुई है? तो इसका सही जवाब होगा सी यानी 1934 में डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश हुई। सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4, डॉक्टर अब्दुल मुगनी का इंतकाल कहाँ हुआ? यानी डॉक्टर अब्दुल मुगनी कहाँ इंतकाल किए? ए पटना, बी गया, सी भागलपुर, डी मुजफ्फरपुर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए यानी पटना। डॉक्टर अब्दुल मुगनी का इंतकाल कहाँ हुआ? तो पटना में हुआ। तो दोस्तों आज का यह वीडियो कैसा लगा आप एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज। खुदा आपको सही और सलामत रखे।